मिट्टी में मिला दूंगा। ये अल्फाज सिर्फ एक धमकी नहीं थे, ये तो एक ऐसी सल्तनत के खात्मे का ऐलान था जो डर और दहशत की बुनियाद पर ना जाने कितने सालों से खड़ी थी। तो आज हम खोलेंगे उसी कहानी के पन्ने, अतीक अहमद की कहानी। एक ऐसा नाम जो एक वक्त पर उत्तर प्रदेश में जुर्म और सियासत का मानो दूसरा नाम बन गया था। 5 बार का एमएलए, 1 बार का एमपी और फिर लाइव टेलीविजन पर सबके सामने गोलियों से भून दिया गया। सवाल यह है कि आखिर इस अंजाम तक वो पहुंचा कैसे। चलिए इस पूरी कहानी को बिल्कुल शुरू से समझते हैं। तो कहाँ से शुरू हुई अतीक की कहानी? ये शुरू हुई इलाहाबाद या आपके प्रयागराज की तंग गलियों से, जहां वो ट्रेनों से कोयला चुराता था और छोटी मोटी वसूली किया करता था। उन दिनों इलाहाबाद पर सिर्फ एक ही नाम का राज चलता था, चांद बाबा। सियासतदानों का हाथ सर पर था, पुलिस उसके नाम से कांपती थी। और दूसरी तरफ था अतीक, एक मामूली सा चोर। हाँ, लेकिन इतना मामूली भी नहीं। वो यूपी का पहला गैंगस्टर था जिस पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यानी कि एनएसए लगा था। लेकिन किस्मत देखिए, इसी चांद बाबा ने उसे बचाया, उसे बाहर निकाला और अतीक उसका ड्राइवर बनकर उसी के गैंग का हिस्सा बन गया। लेकिन अतीक की भूख सिर्फ एक गैंग का हिस्सा बने रहने की नहीं थी, उसकी नज़र तो पूरे शहर पर थी। और फिर साल आया 1989। अतीक ने अपने ही उस्ताद चांद बाबा के खिलाफ विधानसभा चुनाव में उतरने का ऐलान कर दिया। सोच सकते हैं, इलेक्शन के दिन चांद बाबा ने उसे ख़त्म करने की कोशिश की, पर वो बच निकला। और उसके बाद अतीक ने वो किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वोट काउंटिंग से ठीक 3 घंटे पहले उसने चांद बाबा और उसकी पूरी गैंग को मौत के घाट उतार दिया। नतीजा ये हुआ कि अतीक चुनाव भी जीता और जुल्म की पूरी सल्तनत का अकेला बादशाह भी बन गया। और बस यहीं से शुरुआत हुई एक छोटे मोटे गुंडे के यूपी का सबसे बड़ा बाहुबली बनने की। ये वो दौर था जब अतीक अहमद का नाम खुद ही एक कानून था। इस सफ़र का एक बहुत ही कह सकते हैं बदनाम मोड़ आया 1995 में, मशहूर गेस्ट हाउस कांड के साथ। हुआ ये कि जब मायावती ने सरकार से अपना सपोर्ट वापस लिया तो इल्ज़ाम है कि अतीक के गुंडों ने हाथों में गैस सिलेंडर लिए पूरे गेस्ट हाउस को घेर लिया। अंदर मायावती और उनके सारे एमएलएज मौजूद थे। कहते हैं प्लान उन सबको अंदर ही जिंदा जला देने का था। इस एक घटना ने पूरे उत्तर प्रदेश में अतीक के खौफ को एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया। अब अगर उसकी ताकत का अंदाजा लगाना है तो जरा इन नंबर्स पर गौर कीजिए। 5 बार एमएलए, 1 बार एमपी और 1989 से लेकर 2004 तक यानी पूरे 16 साल एक भी चुनाव नहीं आ रहा। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये उसकी उस बेपनाह ताकत का सबूत है जो उसने अपने लिए तैयार कर ली थी। तो सवाल ये है कि आखिर ये ताकत आई कहां से? इसके तरीके भी अलग थे। बूथ कैप्चरिंग तो आम बात थी। व्यापारियों से इलेक्शन टैक्स के नाम पर वसूली होती थी। सरकारी ठेकों पर तो जैसे उसी का कब्जा था। और खौफ बनाए रखने के लिए कहते हैं कि उसका अपना एक टॉर्चर चेंबर भी था, जहां लोगों के साथ क्या क्या होता था इसके किस्से मशहूर हैं। यही नहीं, बात इससे भी आगे जाती है। इल्जाम तो ये तक लगे कि उसके तार एलईटी और आईएसआई जैसे आतंकी संगठनों से भी जुड़े थे। तो ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ जुर्म की दुनिया नहीं थी। नहीं, अतीक ने पावर, डर और अपनी खुद की एक पैरेलल कोर्ट, इन सब का एक ऐसा सिस्टम बना लिया था जो सीधे सीधे स्टेट के सिस्टम को चैलेंज कर रहा था। अब ये पैरेलल कोर्ट, ये क्या चीज थी? समझिए कि ये अतीक की अपनी अदालत थी। जमीन का झगड़ा है, दहेज का मामला है, कोई भी विवाद हो, फैसला अतीक की कोर्ट में ही होता था। और जो उसने कह दिया वही कानून था। उसको ना मानने की सजा सीधा मौत। उसकी पहुंच कितनी ऊंची थी इसका अंदाजा एक किस्से से लगाया जा सकता है। कहते हैं कि एक बार अतीक ने गांधी परिवार के ही एक रिश्तेदार की जमीन पर कब्जा कर लिया, तो बात इतनी बढ़ गई कि खुद सोनिया गांधी को उसे फोन करना पड़ा और जमीन छोड़ने के लिए कहना पड़ा। जरा सोचिए, ट्रेनों से कोयला चुराने वाला एक लड़का अब उस मुकाम पर था जहां देश का सबसे ताकतवर परिवार उसे फोन कर रहा था। लेकिन कहते हैं ना, हर बादशाह एक गलती जरूर करता है, एक ऐसी गलती जो उसके पूरे साम्राज्य को ले डूबती है। अतीक की कहानी में भी एक गवाह था, और सबसे बड़ी बात, वक्त बदल रहा था। इस कहानी की शुरुआत होती है साल 2004 में। अतीक एमपी बनकर दिल्ली चला गया। उसने अपनी खाली हुई एमएलए सीट पर अपने भाई अशरफ को लड़ाया। उसे पूरा यकीन था कि भाई आराम से जीत जाएगा। लेकिन एक बहुत बड़ा अपसेट हुआ। बीएसपी के एक नेता राजू पाल चुनाव जीत गए और ये हार
अतीक अहमद से बर्दाश्त नहीं हुई। नतीजा, जनवरी 2005 में राजूपाल को दिन दहाड़े गोलियों से भून दिया गया। पर उस हमले में एक आदमी जिंदा बच गया, एक गवाह जिसका नाम था उमेश पाल। 19/1/9 इतनी गोलियां मारी गई थी राजूपाल को। यह सिर्फ एक नंबर नहीं है, यह उस क्रूर हत्या का सबूत है जिसने अनजाने में ही सही अतीक के एंड गेम की शुरुआत कर दी थी। और बस यहीं से शुरू हो गया उसके माफिया राज के खत्म होने का काउंटडाउन। सियासत की हवा बदली और अतीक का बनाया हुआ पूरा साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगा। साल 2017 उत्तर प्रदेश में सत्ता बदली। एक नई सरकार आई जिसने आते ही ऐलान किया जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट क्राइम। और ये अतीक और उस जैसे तमाम बाहुबलियों के लिए बुरे दिनों की शुरुआत थी। लेकिन उसके साम्राज्य के ताबूत में आखिरी कील ठोकी गई 24 फरवरी 2023 को। उसी उमेश पाल को, जो राजूपाल हत्याकांड का इकलौता गवाह था, उसे दिन दहाड़े मार दिया गया। ये एक ऐसी गलती थी, एक ऐसा ओपन चैलेंज था जो सीधे स्टेट को दिया गया था। और इसके बाद चीजें बहुत तेजी से घूमी। अरबाज पुलिस एनकाउंटर में मार गिराया गया, उस्मान एनकाउंटर में ढेर, अतीक का अपना बेटा असद और उसका साथी गुलाम दोनों एनकाउंटर में मारे गए। एक के बाद एक उमेश पाल हत्याकांड में शामिल लगभग सारे शूटर्स साफ कर दिए गए। फिर आई 28 मार्च 2023 की तारीख। ये भी एक तरह से ऐतिहासिक ही थी, क्योंकि जिस अतीक अहमद पर 100 से ज्यादा केस थे, उसे अपनी पूरी जिंदगी में पहली बार किसी अदालत ने सजा सुनाई। ये साफ इशारा था कि जिस सिस्टम की सीढ़ी चढ़कर वो इतना ऊपर पहुंचा था, अब वही सिस्टम उसके खिलाफ हो चुका था। और फिर अंजाम। 15 अप्रैल 2023 की रात पुलिस की कस्टडी में लाइव मीडिया के कैमरों के सामने अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को 3 हमलावरों ने गोलियों की बौछार करके मार डाला। एक माफिया डॉन की कहानी पूरे देश के सामने लाइव टीवी पर खत्म हो गई। अतीक की कहानी तो खत्म हो गई, लेकिन अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ गई। सवाल ये कि जब सिस्टम खुद किसी बाहुबली को इतने सालों तक पालता है, बड़ा करता है, तो फिर उसके ऐसे हिंसा से भरे अंजाम को क्या इंसाफ का नाम दिया जा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना जरूरी है।